नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए सामाजिक अध्ययन यानी कि जो आपका सोशल साइंस वाला भाग है उसको आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 से संबंधित, कक्षा 10वीं से संबंधित जो आपका इतिहास या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री वाला भाग है, उससे एक चैप्टर आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। चैप्टर को करें शुरू, उससे पहले आप सभी के साथ कुछ चीज़ का हम लोग आप सभी से बातें करना चाहेंगे, कुछ चीज़ों पर आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर आप लोग ये जो शब्द देख पा रहे हैं, क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है राष्ट्रवाद, है ना। अगर हम लोग इस शब्द के अर्थ को समझ लेंगे तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 1947 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 1947 से पहले भारत के अंदर कौन राज कर रहा था या फिर भारत के अंदर कौन शासन कर रहा था, आप कहेंगे कि सर इतना आसान सवाल पूछ लिया। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था। अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया हुआ था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। और अंग्रेज भाई क्या कर रहे थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि सन 1600 के अंदर, है ना, अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और इस कंपनी के जरिए शुरू में ना वो व्यापार करने भारत में आए, बिजनेस करने के लिए आए, है ना। और जब वो भारत के अंदर आए, उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो संसाधन है बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, यहाँ पर बिजनेस करने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो धीरे धीरे ये जो व्यापारी लोग थे, ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारत के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। यानी कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाया, एक जाति विशेष के लोगों को दूसरी जाति विशेष के लोगों से लड़ाया। और जब भारत के लोग आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाया और हम पर शासन स्थापित कर दिया। अब हुआ ये दोस्तों कि धीरे धीरे अंग्रेज आ गए और उसके बाद फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि एक साल आता है जिसे कहा जाता है 1857, है ना। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में, जब आप लोग कक्षा 8th में थे, 9th में थे, तो जरूर पढ़ा होगा 1857 की लड़ाई। उस समय अंग्रेजों ने क्या कर लिया था कि भारत के ऊपर पूरे तौर पर कब्जा कर लिया था। अधिकतर जो भारत के इलाके थे ना, उसमें अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, भारत को गुलाम बना लिया था। फिर क्या हुआ, भारत के लोगों में धीरे धीरे कर गुस्सा आ रहा था क्योंकि भारत के लोगों को दबाया जा रहा था। और 1857 में, 1857 में भारत के लोग अंग्रेजों से आजादी की पहली लड़ाई लड़ते हैं। क्या हमें आजादी मिलती है? नहीं मेरे दोस्तों, आप सभी को बताएं कि हमें आजादी नहीं मिलती। आजादी हमें मिलती है 1947 में। तो मुख्य तौर पर ये जो पूरा का पूरा आपका अध्याय है, ये जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये भारत की आजादी को बताता है। भारत की आज़ादी में मुख्य तौर पर कौन कौन लोग शामिल थे, भारत की आज़ादी के अंदर लोगों ने किस किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमने कौन कौन से आंदोलन किए, वो कौन सी बड़ी बड़ी घटनाक्रम हुई जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली, ये पूरा का पूरा अध्याय उसी पर आधारित है। अब यहाँ पर ये जो राष्ट्रवाद, ये जो शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देश प्रेम, है ना। क्या है दोस्तों? देश प्रेम। भारत के अंदर ये जो हमारे भारतीय लोग थे, है ना, हमारे जो इंडियंस लोग थे, इनके अंदर देश प्रेम पैदा हुआ और इसी देश प्रेम की वजह से वो अंग्रेजों से उनका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता गया। वो सड़कों पर आए और उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। तो ये देश प्रेम कैसे पैदा हुआ, ये राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ और भारत के लोग अंग्रेजों से लड़ने को कैसे तैयार हुए, इसी पर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को शुरू। राष्ट्रवाद शब्द के अर्थ को हमने समझ लिया है। ये पूरा का पूरा अध्याय भारत की आज़ादी, भारत की आज़ादी में किए गए बड़े बड़े आंदोलन, उस आंदोलन में शामिल बड़े बड़े लोगों और उनके द्वारा किए गए कामों पर आधारित है। ठीक है, करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू दोस्तों। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, ये शुरू होता है एक चीज से, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसे इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? साल 1914 से साल 1918 तक आप देखते हैं कि भैया ये विश्व युद्ध हुआ। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ सकता है कि क्या हमारा प्यारा भारत देश इस युद्ध के अंदर शामिल था? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारा प्यारा भारत देश इस युद्ध के अंदर सीधे तौर पर शामिल नहीं था। भाई ये हमारी लड़ाई थी ही नहीं।
तो कौन कौन देश लड़ रहे थे, और ये प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमारे देश के अंदर लोगों में देश प्रेम कैसे पैदा हुआ, भारत की आजादी की कहानी प्रथम विश्व युद्ध से हम शुरू क्यों कर रहे हैं, इसको समझते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि साल 1914 से साल 1918 तक दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े देश थे वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हथियार उठाए गए, बड़े लेवल पर जो सैनिक थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे थे, अटैक करने लगे थे। दुनिया जो थी साल 1914 से साल 1918 के बीच में मुख्य तौर पर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि दो ग्रुप्स में बंट गई थी। भाई कौन कौन से ग्रुप थे, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दोस्तों कि जब साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसके बाद दुनिया के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे आप लोग अपनी क्लास के अंदर ग्रुप बना लेते हैं ना कि भैया ये हमारे दोस्त हैं, है ना, और वो दूसरा ग्रुप है, ऐसा होता है क्लासेस के अंदर, है ना। आप लोग देखते हैं कि अपनी क्लास के अंदर आप लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही आप लोग देखते हैं कि साल 1914 से साल 1918 के बीच में दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े उस समय के पावरफुल देश थे, सर्वशक्तिशाली देश थे, वो अपने ग्रुप बना लेते हैं। और ये हर एक ग्रुप चाहता है कि भैया दुनिया में ना हमारा शासन हो, दुनिया के अंदर ना हम सबसे पावरफुल बने, और फिर ये एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक ग्रुप को कहा जा रहा है सेंट्रल पावर। भैया जी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है केंद्रीय शक्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रीय शक्ति, है ना। तो इस ग्रुप का नाम था केंद्रीय शक्ति। और दूसरा ग्रुप का नाम था दोस्तों अलाइड नेशंस, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है जी, इसे केंद्रीय शक्ति या फिर केंद्रीय राष्ट्र भी कहते हैं, है ना। इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को कहा जाता है ध्रुवीय राष्ट्र। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को आज के समय में हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तुर्की कहा जाता है। वहीं एक तरफ था रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, अगर आप लोग इस फोटो को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पर एक नाम बहुत ही कॉमन है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर की कि हमारे ऊपर किन लोगों ने राज किया दोस्तों। आप सभी को बताया कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था। किन्होंने राज किया था दोस्तों, अंग्रेजों ने राज किया था, या फिर ब्रिटेन के लोगों ने राज किया था। और ये जो अंग्रेज थे ये इस युद्ध के अंदर शामिल थे, और इन्हीं की वजह से भारत के लोगों को और भारत को इस युद्ध के अंदर शामिल होना पड़ा। ठीक है, तो हमारी लड़ाई तो थी नहीं भाई, ये इन देशों के आपस के बीच की लड़ाई थी। और आप देखते हैं कि ये देश साल 1914 से साल 1918 के बीच में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बड़े तौर पर आप देखते हैं कि जान और माल की हानि हुई, लाखों लाख लोग क्या हो गए, अपनी जानों को खो बैठे। अच्छा, यहां पर ये जो ध्रुवीय शक्तियां हैं, ये जो ग्रुप था दोस्तों, ये इस लड़ाई को जीतता है ना। लेकिन हमारा प्यारा भारत देश इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं है। यहां पर हम लोग भारत का मानचित्र या फिर भारत का झंडा नहीं देख रहे हैं। हाँ, अंग्रेज जो थे, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ब्रिटिशर्स जो हम पर राज किया करते थे ना, वो इस युद्ध के अंदर शामिल थे। और जो वो इस युद्ध के अंदर शामिल थे तो उन्हीं की वजह से क्या होता है कि वो भी हमें इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं। अंग्रेज भारतीयों को इस लड़ाई के अंदर ले जाते हैं, है ना। क्यों ले जाते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसको अच्छे तरीके से यहां से समझते हैं। अब देखिए, जब आपने पीछे पॉइंट में ये अच्छे तरीके से समझा कि भैया विश्व युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और हर एक ग्रुप ये चाह रहा है कि भैया हम जीतें। अब जब भी लड़ाई चल रही होती है, जब भी युद्ध हो रहा होता है, तो उस युद्ध के अंदर क्या करना होता है दोस्तों, उस युद्ध के अंदर आपको संसाधन चाहिए होते हैं। संसाधन का मतलब क्या है कि भैया आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको अनाज की जरूरत होगी, आपको लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत होगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के जो लोग थे उनको जबरदस्ती इस युद्ध अंदर शामिल कर दिया। और धीरे धीरे भारत के जो लोग थे ना, उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। भाई लड़ाई हमारी है नहीं और हम तुम्हारे लिए अपनी जान को क्यों नौछावर करें। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद पैदा होने लगा, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत जो था, जो हमारा प्यारा भारत देश रहा, वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं था। भैया जी ये हमारी लड़ाई थी नहीं, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों सीधे तौर पर भारत इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं था। लेकिन आप लोग देखते हैं कि भैया इंग्लैंड, या फिर जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, अंग्रेज भी कहते हैं, ये जो लोग हम पर राज कर रहे थे ना, वो इस युद्ध के अंदर शामिल थे। और उनके शामिल होने की वजह से प्रथम विश्व युद्ध का इंपैक्ट, प्रथम विश्व युद्ध का असर हमारे प्यारे भारत पर पड़ा। अच्छा, युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया भैया, जब लड़ाई चल रही होती है तो लड़ाई को जीतने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़ाई को जीतने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, भैया जी पैसे की जरूरत होती है ना, हथियार खरीदने के लिए आपके पास संसाधन हो, पैसे हो। अब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे और अंग्रेजों को हथियारों की जरूरत थी, अंग्रेजों को संसाधन
की जरूरत थी, अंग्रेजों को पैसे की जरूरत थी, तो उसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो टैक्स था ना दोस्तों, टैक्स जो क्या किया करते थे, भारतीयों से पैसा लिया करते थे, भारतीयों से क्या किया करते थे, जो टैक्स लिया करते थे उसको बढ़ा दिया। भारत के अंदर लड़ाई अंग्रेजों की हो रही है और भारतीयों से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया। भारत एक तो शुरुआत में ही आप देखते हैं कि एक कमजोर देश रहा था, उस समय के हालात उतने अच्छे थे नहीं, तो जितना पैसा लिया जाता था उससे ट्रिपल, उससे तिगुना पैसा अंग्रेज हमसे लेने लगे और धीरे धीरे भारतीयों को ये रियलाइज होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे गुस्सा अंग्रेजों के संबंध में बढ़ने लगा, अंग्रेजों के खर्चे बढ़ गए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों से ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। लड़ाई अंग्रेजों की है लेकिन टैक्स हमसे ले रहे हैं। उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों, अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स को बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि अगर आप भारत से कोई भी सामान बाहर भेजेंगे, अगर कोई भी भारत का व्यापारी अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान भेज रहा है तो उसको और ज्यादा पैसा देना होगा। उसी के साथ अगर आप पैसा कमाते हैं, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, इनकम पर लगने वाला टैक्स भी अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। तो भारत के किसानों से, भारत के व्यापारियों से, भारत के नौकरी पेशा लोगों से, हर एक जगह से अंग्रेज क्या करने लगे, अपने राजस्व, राजस्व का मतलब क्या होता है भैया, अपने खजाने को भरने लगे। और इसके पीछे वजह यह थी कि भैया हमें तो विश्व युद्ध को जीतना है, अंग्रेजों की यह ख्वाहिश थी। अब जब धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस तरीके से टैक्स को बढ़ा दिया और युद्ध होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो खाने पीने की चीजें थी ना वो भी महंगी होती चली गई। भैया महंगाई बढ़ती चली गई। पहले कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर 1 रुपया कमा रहा है तो वो 1 रुपए के अंदर क्या कर लिया करता था, अपनी रोजी रोटी चला लिया करता था। लेकिन अब उस 1 रुपए के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, सरकार, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता है। तो उससे अब क्या हुआ, जो घर चलाने का संतुलन था वो बिगड़ गया, महंगाई तेजी के साथ बढ़ती चली गई, उतनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा था, अनाज उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा था, है ना। आप देखते हैं कि साल 1913 से साल 1918 के बीच में खाने पीने की जो साधारण चीजें हैं उनके दाम दुगुने हो गए, है ना। एक तो पहले ही अंग्रेज टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद फिर इस टैक्स लेने की वजह से बड़े स्तर पर खाने पीने की चीजें दुगनी हो गई और जो आम आदमी का जीवन था दोस्तों वो आप क्या देखते हैं कि बड़े लेवल पर मुश्किलों से भरा होता चला गया। भारतीयों के दिल में धीरे धीरे गुस्सा आने लगा अंग्रेजों के प्रति और यही जो धीरे धीरे गुस्सा था आप देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद यानी कि देश प्रेम में परिवर्तित होगा। तो विश्व युद्ध की वजह से टैक्स अंग्रेजों ने बढ़ा दिया, बड़े स्तर पर महंगाई भारत के अंदर होती चली गई और उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, ये लड़ाई हमारी थी नहीं, अंग्रेज क्या करने लगे, हमारे भारत के लोगों को जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर शामिल करने लगे। भैया जी आप देख पा रहे हैं कि ये भारत के हमारे जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको अंग्रेज क्या करने लगे दोस्तों, जबरन अपनी सेना में शामिल करने लगे और इस वजह से जो ग्रामीण लोग थे, जो हमारे गांव देहात के रहने वाले लोग थे, उनमें गुस्सा और तेजी के साथ बढ़ता चला गया। पहली बात तो यह थी कि आपने हमारे देश के अंदर टैक्स बढ़ा दिया, उस टैक्स के बढ़ जाने की वजह से देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, हम उसी से परेशान चल रहे थे कि अंग्रेजों ने अब जबरदस्ती हमें अपने क्या कर लिया, सेना के अंदर शामिल कर लिया और इस वजह से अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था ना वो और बढ़ता चला गया। धीरे धीरे भारत के लोगों को समझ में आने लगा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसी समय ये सब चीजें तो चल ही रही थी। आप देखते हैं कि जो अनाज था, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि अनाज जो था, जो फसल हुआ करती थी उस समय के अंदर आप लोग देखते हैं कि इतनी सारी समस्याएं तो थी ही, उसी के साथ साथ अनाज की पैदावार में भी कमी आई। आप देखते हैं कि अकाल पड़ा, उतनी ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं हुई, जो अंग्रेज शासन था उन्होंने फसलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से खाने की किल्लत हो गई, अनाज की किल्लत हो गई। तो पूरे तौर पर जो भारत के लोग थे उनके लिए जीवन को क्या करना दोस्तों, गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ये सब चीजें तो चल ही रही थी, इसी के साथ साथ आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि एक और बड़ी समस्या भारत के अंदर आ गई। वो क्या है, वो ये है कि साल 1819 के आसपास एक महामारी जिसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है वो भी भारत के अंदर आ गई और इस महामारी के आ जाने की वजह से, जैसे आपने कोरोना के बारे में देखा होगा, है ना, अभी हाल फिलहाल में ही कोरोना महामारी आई थी दोस्तों और उस वजह से पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि लाखों लाख करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। और उसी समय अगर हम लोग देखें कि साल 1918-19 के आसपास, है ना, आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात की जाए तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी समय के अंदर इन्फ्लुएंजा महामारी आ जाती है और इस इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से आप देखते हैं कि लाखों लाख लोगों का जो जीवन था वो बड़े तौर पर प्रभावित हुआ। तो देश के अंदर अकाल भी है,
देश में अनाज भी कम हो रहा है, देश के अंदर पैसा ज्यादा लिया जा रहा है भारत के लोगों से, भारत के लोगों को सेना में शामिल किया जा रहा है, भारत के लोगों को क्या किया जा रहा है, हर एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था वो बढ़ चढ़कर बढ़ चुका था और अब भारत के लोग क्या थे दोस्तों, अंग्रेजों से पूरे तौर पर परेशान हो गए थे। महंगाई बढ़ा दी है ना, हर तरीके से आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने जंग को जीतने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध को जीतने के लिए भारत के अंदर ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया, उसको हमने अच्छे तरीके से देखा। उसी के साथ साथ आप लोग क्या देखते हैं कि भारतीयों के से अंग्रेजों ने अपनी सेना में शामिल किया और उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत के अंदर जब अकाल पड़ा, जब फसल ज्यादा पैदा नहीं हो रही तो उसका ध्यान नहीं दिया और ये महामारी तो आप देख ही रहे हैं जिसमें लाखों लाख लोगों का जीवन तबाह हो गया और भारतीयों के दिल में आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर गुस्सा बढ़ता चला गया। अब ये सब चीजें चल ही रही थी भारत के अंदर, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कुछ इसी तरीके से चल रहा था और यहां पर कहानी में एंट्री होती है एक शख्स की, कहानी में एंट्री होती है एक व्यक्ति की, जिनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं या फिर जिनको हम लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, साल 1915, साल था 1915 और इस साल 1915 के अंदर हमारे देश के अंदर आगमन होता है किसका दोस्तों, देश के राष्ट्रपिता है ना, महात्मा गांधी जी का। तो साल 1915 में गांधी जी आते हैं और कहां से आते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि गांधी जी आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब आप कहेंगे कि सर दक्षिण अफ्रीका गए ही क्यों थे, दक्षिण अफ्रीका ये वकालत करने के लिए गए थे, वकील थे, लॉयर थे, वहां पर आप देखते हैं कि काम कर रहे थे और वहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर और वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी अंग्रेज वहां के जो रहने वाले लोग थे, चाहे जिनका रंग आप देखते हैं कि गोरा नहीं था, जिनकी चमड़ी सफेद नहीं थी, जिनका स्किन का कलर सफेद नहीं था, अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ भेदभाव किया करते थे। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था और उसी के बाद आप देखते हैं कि वहां पर कुछ आंदोलन किए और साल 1915 के अंदर गांधी जी भारत आते हैं। अब साल 1915 में 9 जनवरी याद कर लीजिए, है ना, 9 जनवरी साल 1915 में आप देखते हैं कि गांधी जी भारत आ गए। अब भारत आ जाने के बाद गांधी जी ने भी ये सब चीज़ों को देखा कि भारत के अंदर अकाल है, भारत के लोग परेशान हैं, भारत के अंदर फसलें खराब हो रही हैं, भारत के लोगों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों की सेना में शामिल किया जा रहा है, भारत के अंदर महामारी की वजह से लाखों लाख लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। और इसी वजह से ना गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया, है ना। और उसी मार्ग या फिर रास्ते को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसी मार्ग या फिर रास्ते को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। तो साल 1915 में जब गांधी जी भारत में आए तो गांधी जी ने एक विचार प्रस्तुत किया, एक आइडिया बताया, एक रास्ता दिखाया, है ना, एक विचार प्रस्तुत किया। और क्या रास्ता प्रस्तुत किया गांधी जी ने, ये जो आइडिया दिया, इसी आइडिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सत्याग्रह कहते हैं। और सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह का मतलब है सच का रास्ता। क्या है दोस्तों, सच का रास्ता। सत्याग्रह का मतलब क्या है भाई, गांधी जी ने यह कहा कि यह देश हमारा है, इस देश के अंदर हम रह रहे हैं, अंग्रेज लोग बाहर से आए हैं, वो हमें अपना गुलाम बना चुके हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। सच पर कौन है ना, सच पर हम हैं, हक पर कौन है दोस्तों, हम हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सच के रास्ते पर चलना होगा। और सच के रास्ते का मतलब क्या है कि आपको मुख्य तौर पर अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। अहिंसा का मतलब क्या है कि अगर अंग्रेज आपको दबा रहे हैं, अंग्रेज आपको जबरदस्ती सेना में शामिल कर रहे हैं, अंग्रेज आपको अगर लूट रहे हैं, तो आप हिंसा नहीं करेंगे, आप उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि अहिंसा के जरिए। अहिंसा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बिना हथियार उठाए, है ना, इकट्ठे होकर आप क्या करेंगे, आप इकट्ठे होकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो साल 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, वो एक विचार, एक आइडिया प्रस्तुत करते हैं भारत के लोगों के साथ कि अगर आपको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, अगर आप लोग अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सच के रास्ते पर चलना होगा। और सच का रास्ता क्या है दोस्तों, सच का रास्ता है अहिंसा का रास्ता। मतलब कि हमें हथियार नहीं उठाने हैं, हमें अपनी बातों को अगर अंग्रेजों से कबूल कराना है, कंप्लीट कराना है ना, पूरा कराना है, तो उसके लिए हमें इकट्ठा रहना होगा। और बिना हथियारों के अगर हम लोग इकट्ठे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अंग्रेजों से अपनी बातें पूरे तौर पर मनाएंगे। तो साल 1915 में जब भारत में गांधी जी आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये जो सत्याग्रह की सोच थी, ये जो आइडिया था, वो पूरे भारतीयों के साथ गांधी जी धीरे धीरे कर शेयर करते हैं। और भारत के अंदर बड़े स्तर पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कि गांधी जी के द्वारा 3 बड़े आंदोलन किए गए हैं सत्याग्रह से संबंधित।
गांधी जी के द्वारा 3 बड़े आंदोलन है, तो एक एक कर इन आंदोलनों की जो कहानी रही है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी ने मुख्य तौर पर कौन कौन से सत्याग्रह के आंदोलन किए। चलिए शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है जो साल 1917 के अंदर होता है, और इस आंदोलन को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, इस आंदोलन को हम लोग चंपारण के नाम से पुकार रहे हैं। चंपारण कहां पड़ता है दोस्तों, चंपारण बिहार राज्य के अंदर पड़ता है। हमारा जो बिहार है वर्तमान राज्य जो है, वहां पर चंपारण करकर एक इलाका है, वहां पर जो किसान थे ना वो बहुत परेशान थे। और वहां पर किसान क्या कर रहे थे दोस्तों, परेशान थे क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बेसिकली हो क्या रहा था कि साल 1917 से पहले की अगर बात की जाए, अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि जो बिहार का इलाका है ना, बिहार का इलाका है ना, बिहार का इलाका, वहां पर चंपारण कर जो क्षेत्र है, चंपारण कर जो क्षेत्र है, वहां पर क्या किया जाता था दोस्तों, भारत के जो किसान थे चंपारण इलाके में जो रहा करते थे, उनसे नील की खेती होती थी। नील क्या है दोस्तों, नील की खेती। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, इंग्लिश में से इंडिगो कहा जाता है। अब ये नील क्या है भैया, कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को कलरफुल बनाने के लिए नील की खेती की जाती है ना। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ये मैंडेटरी कर दिया था, ये अनिवार्य कर दिया था कि कोई भी किसान है, उसके पास जो भी जमीन है, उसके पास जो भी जमीन है, उस जमीन पर 15% पर क्या करना होगा, उसको नील की खेती करनी ही होगी। 85% जमीन पर तुम्हें अनाज उगाना है, चावल उगाना है, गेहूं उगाना है, उगाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 15% पर तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें नील की खेती करनी होगी। किसान नील की खेती कर लेते, परेशानी क्या है भाई, नील की खेती करने की परेशानी यह है कि अगर आप लोग लगातार अपने खेत के अंदर नील की खेती करेंगे तो आपका खेत कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नील की खेती करने के बहुत ही दुष्परिणाम हैं। अगर किसी खेत के अंदर लगातार नील की खेती की जाती रहे तो दोस्तों वो खेत कैसा हो जाता है, वो खेत कुछ ऐसा हो जाता है, वो खेत बंजर हो जाता है। और इसी वजह से जो चंपारण के किसान थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जब अंग्रेज जबरदस्ती उनसे नील की खेती करा रहे थे तो उनका जो खेत था वो परेशान, वो जो 15% हिस्सा था वो बंजर हो रहा था, और उसके साथ साथ जो आसपास का और क्षेत्र था वो भी बंजर हो रहा था। तो पूरे पूरे खेत बंजर हो रहे थे, और इसी वजह से क्या करा जाता है, जो हमारे चंपारण के किसान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उस आंदोलन को दबा देते हैं, क्योंकि कोई बड़ा नेता नहीं था, क्योंकि उस आंदोलन में कोई एक बड़ा करिश्माई नेता नहीं था जो किसानों की समस्याओं को सही तरीके से रख सके। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर बात पहुंचती है गांधी जी के पास। गांधी जी को बुलाया जाता है चंपारण में और उनसे कहा जाता है कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। गांधी जी आ जाते हैं चंपारण में, और चंपारण में आ जाने के बाद गांधी जी कहते हैं कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, इकट्ठे रहेंगे और अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाएंगे। गांधी जी के आ जाने के बाद जो हमारे किसान भाई थे उनमें एक प्रकार से जोश पैदा हो जाता है, और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, बड़े लेवल पर जो किसान थे वो इकट्ठा होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया जाता है अहिंसा के साथ, बिना किसी हिंसा, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी, आप देखते हैं कि तोड़ फोड़ के ये आंदोलन होता है, और अंग्रेजों को भारतीयों की बातों को मानना पड़ता है, और चंपारण आंदोलन सफल होता है, और ये जो नील की जबरदस्ती खेती कराई जाती थी ये खत्म होती है। तो पहला आंदोलन गांधी जी चंपारण के अंदर कराते हैं। फिर साल 1918 में दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं कि खेड़ा नामक इलाके में गांधी जी क्या करते हैं, एक किसान आंदोलन करते हैं। ये जो खेड़ा है भाई, ये कहां पड़ता है, ये जो खेड़ा है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। वहां पर जो किसान थे ना, अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे, अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे। टैक्स को क्या कहा जाता है, लगान भी कहा जाता है ना, कि भैया जितना तुम सामान उगा रहे हो उस पर ज्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। अंग्रेज अपना फायदा करने के लिए भारत के किसानों को लूटते थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, और किसान इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो जब चंपारण का आंदोलन सफल हो जाता है तो जो खेड़ा के किसान आंदोलन थे वो कहते हैं कि गांधी जी आइए, आप हमारी मदद कीजिए। तो गांधी जी पहुंच जाते हैं खेड़ा में और यहां के किसान के आंदोलनों का समर्थन करते हैं, और गांधी जी के पहुंचने के बाद जो खेड़ा के किसान थे वो बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन के अंदर शामिल होते हैं, बड़े लेवल पर इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद फिर इस आंदोलन को सफल होता है। आंदोलन का मतलब क्या है, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है दोस्तों, आंदोलन का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा हो जाना और अपनी बातों को सही तरीके से मनवाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर चंपारण आंदोलन को साल 1916 लिखा गया है, तो साल 1916 नहीं है भाई, वो साल 1917 है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आपकी पाठ्य पुस्तक में 1916 लिखा है, बट एक्चुअल जो डेट है वो 1917 है, ठीक।
अच्छा, इन दो सफल आंदोलन के हो जाने के बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीयों के दिल में ना एक प्रकार से विश्वास होने लगा कि हाँ हाँ, जो सत्य का रास्ता गांधी जी बता रहे हैं, जो सच का रास्ता गांधी जी बता रहे हैं ना, अगर हम लोग इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी बातों को पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ आप लोग देखते हैं कि साल 1918 में, इसी साल के अंदर आप लोग देखते हैं कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर था ना, वहां पर जो मिल मजदूर थे, मिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिल का मतलब होता है फैक्ट्री, है ना। तो अहमदाबाद के अंदर आप लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, और अहमदाबाद में साल 1918 में एक बीमारी फैल गई थी, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे प्लेग कहा जाता है। चूहों की होने की वजह से, जब चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके हो जाने की वजह से प्लेग नामक बीमारी ये फैलती है। अब इस प्लेग की वजह से जो वहां के मजदूर थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको बहुत नुकसान हो रहा था। अच्छा, ये जो अहमदाबाद आंदोलन था ना, ये अंग्रेजों के लिए नहीं था। इस अहमदाबाद आंदोलन के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो भारत के फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनके खिलाफ विरोध हो रहा था। तो गांधी जी ने भारत के मजदूरों के साथ मिलकर, जो भारतीय व्यापारी थे, जो भारतीय फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, उनको भी बताया कि आपको इन मजदूरों की बात को मानना होगा। तो फैक्ट्री के जो मजदूर थे, मिल मजदूर जो थे, आप देखते हैं कि वो परेशान थे क्योंकि प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी चूहों की हो जाने की वजह से। और उसी के बाद आप लोग देखते हैं कि जो मजदूर थे वो कह रहे थे कि आप ना हमारी सैलरी को 50% बढ़ाओ, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। मालिकों से कहा जा रहा था कि हमारी सैलरी को 50% बढ़ाओ। जो मालिक थे वो कह रहे थे कि भैया जी नहीं, हम 50% सैलरी को नहीं बढ़ाएंगे और हम 20% पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, तुम्हें नुकसान हो रहा है, चलो कर देते हैं। अब गांधी जी आते हैं, गांधी जी आ जाने के बाद दोनों लोगों की तरफ से, मजदूरों के साथ और उसी के साथ जो व्यापारी लोग थे, गांधी जी उन सभी को समझाते हैं। शांति प्रिय तरीके से ये विरोध होता है और उसके बाद फिर यह तय होता है कि भाई 35% क्या दिया जाएगा, बोनस या फिर हर्जाना दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े आंदोलन गांधी जी के द्वारा अच्छे तौर पर किए जाते हैं। इनको और डिटेल तरीके से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने मुख्य तौर पर भारत की जो आजादी की कहानी है, इसकी शुरुआत की रूपरेखा आपके सामने पेश की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गांधी जी के द्वारा ये 3 बड़े आंदोलन किए गए और ये तीनों ही आंदोलन जो थे दोस्तों वो कैसे रहे, सफल रहे। अब इसके बाद ना भारतीयों के दिल में ये विश्वास पैदा हो गया, ये यकीन पैदा हो गया कि भाई जैसा बापू कह रहे हैं उस तरीके से अगर हम चलेंगे ना तो हम अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, अंग्रेजों को अपने देश से हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, और बड़े आंदोलन होते हैं। कौन कौन से, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, है ना, और आप देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ। इनको हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ देखेंगे और उसको आगे की कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड कुछ क्विज के सवाल तो करें आपके साथ, है ना। तो अब तक की जो चीजें हमने आपके साथ समझी हैं उससे संबंधित सवाल आपके सामने। आपको जल्दी से क्या करना है दोस्तों, आंसर बताना है। सवाल है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शंस हैं, सत्य का रास्ता, जटिलता का रास्ता, किसानों का रास्ता या फिर मजदूरों का रास्ता। आपके पेपर के अंदर यह सवाल पूछा गया है दोस्त, ठीक है। और देखिए जो चीज हमने पढ़ी पेपर में आई है, बताइए क्या लगता है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, बताइए कि आपके हिसाब से सही आंसर क्या है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्य का रास्ता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सत्याग्रह का मतलब क्या है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य का रास्ता, सत्य का रास्ता या फिर सत्य का मार्ग, सच का रास्ता, जहां पर आप लोग क्या करते हैं, जहां पर आप लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं और अपनी बातों को सही तरीके से मनवाते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। बहुत ही आसान सवाल है, आपको जल्दी से आंसर देना है। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए कह रहा है साल 1916, ऑप्शन बी साल 1914, ऑप्शन सी साल 1918 और ऑप्शन डी 1947 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, प्रथम विश्व युद्ध जो था, वो कब शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आपको आंसर पेश करना है ना। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आप सभी को पता है कि साल 1914 के अंतर्गत हुई थी। 1914 के अंदर आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का आगमन हुआ था, शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना। यह भी एक अच्छा सवाल है, पेपर में आता है। बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए साल 1920, ऑप्शन बी साल 1926, ऑप्शन सी 1847 या फिर ऑप्शन डी 1915 या फिर 1915। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आपका सही ऑप्शन। तो गांधी जी भारत आए हैं दक्षिण अफ्रीका से किस साल में, आप सभी को पता है कि 1915 में, है ना, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल,
प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। शुरू कब हुआ वो तो पता है, खत्म कब हुआ ये देख लेते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन कब हुआ है। साल 1916 में, साल 1914 में, साल 1928 में, या फिर साल 1915 में। 4 ऑप्शन से बहुत आसान सवाल है दोस्तों। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत साल 1914 में हुई और इसका समापन साल 1918 से हुआ, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो चीजें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड सवाल आपके पेपर के अंदर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां पर करते हैं आप सभी का शुक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे आज का 11 दोस्तों क्लास रही, आज का हमारा लेक्चर रहा। अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है जो इस चैप्टर से संबंधित है वो आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जरूर देखेंगे। हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये जो लेक्चर वो है जो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें और PW के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।